नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है? हाँ, ताकि वो भी इसे पढ़ सके और अच्छी से अच्छी नोट्स बना सके, ठीक है ना? और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, ओके? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? बॉइलिंग पॉइंट्स, ओके? तो जानेंगे आखिर कि क्वथनांक होता क्या है। वह ताप जब कोई द्रव उबलता है, वह ताप जब कोई द्रव क्या होता है? उबलता है, या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय हो जाता है। मतलब एक वायुमंडलीय का मतलब क्या हुआ? एक एटमॉस्फेरिक, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि वह ताप जब कोई द्रव उबलना, देखिए कोई द्रव उबलना कब शुरू करेगा? जब उसे हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, ठीक है? तो जब गर्म किया जाएगा तो वह उबलना शुरू करेगा, जिसे हम खौलना बोलते हैं। तो वह कब खौलेगा? जब हम उसे गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तब जाके वह खौलना शुरू करेगा। तो आखिर उबालने के लिए, खौलने के लिए हमें कोई ना कोई टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है, और चाहे वो टेम्परेचर कितना भी हो सकता है। तो जितना टेम्परेचर लगेगा ना उसको खौलने के लिए, उबालने के लिए, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्वथनांक कहलाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखे हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय। देखिए एक बात समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। एक वायुमंडलीय का मतलब क्या होता है? देखिए सीधी सी बात कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वह तब तक तो नहीं उबलता है जब तक उबलना शुरू करता है। जब उबलना शुरू करता है तो उबलना, जिस टेम्परेचर पर उबलना शुरू करता है उसके पहले तक तो वह नहीं उबल रहा था। क्यों? क्योंकि उस पर उसके ऊपर से वायुमंडल का जो दबाव था, देखिए इधर से द्रव का दबाव रहेगा और ऊपर से वायुमंडल का दबाव रहेगा। तो वायुमंडल का दबाव एक एटमॉस्फेरिक है, ठीक? और इधर से इसका भी दबाव है। तो ये तब तक नहीं उबलेगा जब तक कि इस पदार्थ का टेम्परेचर क्या हो? इस वायुमंडल के एक एटमॉस्फेरिक से अगर क्या है, कम है, तब तक वो नहीं उबलेगा। लेकिन जैसे एक एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा होगा ना तो ये उबलना शुरू करेगा, ठीक है? वही चीज़ है। तो मतलब कहने का मतलब कि कोई पदार्थ आखिर नहीं उबलता है, क्यों? हम गर्म कर भी रहे हैं, कम टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन नहीं उबला है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वायुमंडल का भी दबाव है, प्रेशर है। और कितना प्रेशर है? तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है? इसलिए वह क्या नहीं होता है? उबलता नहीं। और एक एटमॉस्फेरिक से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वह जाके क्या होता है? उबलता है। तो वही चीज़ है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय, एक एटमॉस्फेरिक हो जाता है, ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। चलिए अब हम चलते हैं जो हम लोग पढ़े थे, अब हम लोग आज दूसरा पढ़ेंगे, यानी कि 2 नंबर। किसका 2 नंबर? तो हम लोग जो पढ़े थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जाननी होता है अनुसंख्यक गुणधर्म। और अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है पिछले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कई प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जिसमें पहला तो क्या था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन वो लोग पढ़ चुके थे। दूसरा क्या था? दूसरा था क्वथनांक उन्नयन। क्या था? क्वथनांक उन्नयन। और क्वथनांक उन्नयन को हम डिनोट करेंगे टीबी से, ठीक? तो ये टीबी है। अब ये क्वथनांक उन्नयन होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आखिर क्या होता है? तो चलिए इसके परिभाषा की तरफ चलते हैं। जब किसी द्रव में, ठीक है, जब किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। देखिए जब किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है, देखिए सीधी सी बात कि मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, यहाँ पे ले लिए जल, H2O ले लिए। H2O को गर्म किए, जल को गर्म किए 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो यह उबलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही इस H2O में हम क्या मिला देते हैं? अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, यानी कि जैसे एग्जाम्पल ये NaCl मिला देते हैं। तो अब अगर इनको गर्म करेंगे ना तो पता है क्या होगा? अब 110 डिग्री पे ये उबालना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या करेगा कि अब ये NaCl क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है, ठीक है? क्या है? अवाष्पशील पदार्थ है। तो जब ये अवाष्पशील पदार्थ है तो क्या कर देगा? इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी इसे, है ना, वेपराइज करने के लिए। तो वही चीज़ है कि हम क्या लिखवाए हैं, समझिएगा।
कि जब किसी द्रव में अवाष्पशील द्रव मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में यह वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे है क्वथनांक उन्नयन का आखिर कारक क्या है, क्या कारक हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतना नोट्स तैयार करते हैं, लिखते हैं और तब हम आपके पास आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो फर्ज बनता है ना। तो फ़ी के रूप में वही रहेगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि फ़ी के रूप में आपका रहेगा, कोई चार्ज तो है नहीं। तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप खुद से सोचिए कि आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो फ्री में दिया जा रहा है तो कुछ तो बनता है ना, आपका फ़र्ज़ बनता है ना। और कुछ फ़र्ज़ अगर बनता है, दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं क्वथनांक उन्नयन का कारक क्या है। तो देखिए लिखे हैं कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। जैसे ही हम, जाहिर सी बात है, अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो द्रव का वाष्प दाब, वेपराइज जो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाता है। क्यों घट जाता है? जिससे उसे उबालने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जो कि हम बता ही दिए थे ना कि पहले ये जल जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए यानी NaCl मिला दिए तो अब इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। और क्वथनांक बढ़ जाएगा लेकिन इसका क्या हो जाएगा? वाष्प दाब जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ओके, तो बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं आगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला टॉपिक है क्वथनांक उन्नयन का नियम, यही मेन टॉपिक है। ओके, क्वथनांक उन्नयन का नियम, ये हम लोगों का मेन टॉपिक है। तो क्वथनांक उन्नयन का नियम आखिर होता क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? तो समझिएगा, किसी विलयन के क्वथनांक में, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी कि टीबी, डेल्टा टीबी से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलल सांद्रण को एम से डिनोट करते हैं। तो क्या हो गया कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उसके मोलल सांद्रण के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ओके, अब आपको पता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं और वो कांस्टेंट क्या है? केबी है, यानी कि डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा? केबी इंटू एम। ओके, अब देखिए, चूंकि अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि एम बराबर क्या होता है? एम बराबर होता है यानी कि मोललता जिसको हम बोलते हैं ना, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम। ये चीज़ें हम आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि सर ये आ कहाँ से गया, कैसे बन गया, तो ये चीज़ें हम बता चुके हैं। ठीक है ना, तो एम बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये चीज़ होता है। तो देखिए जहाँ एम है ना वहाँ पे इतना वैल्यू पुट कर देंगे, रख देंगे। तो डेल्टा टी बी है तो डेल्टा टी बी तो होगा ही, डेल्टा टी बी बराबर, अब चूँकि के बी इंटू इतना, के बी तो के बी होगा और क्या हो जाएगा? एम के स्थान पे, एम के स्थान पे क्या रखेंगे? डब्ल्यू बी इंटू 1000, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो एम बी इंटू डब्ल्यू ए इन ग्राम, ग्राम में होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम जानेंगे कि आखिर जहाँ के बी है क्या, तो वेयर लिखे हुए हैं। अब देखिएगा कि वेयर के बी क्या है, तो के बी है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। के बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, के बी कांस्टेंट है, लेकिन किसका? तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, तो के बी का मतलब समझ गए कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि कांस्टेंट, और क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब चलते हैं इसको समझने के लिए बेहतरीन तरीके से, और अगर इसको समझना है आपको तो हम चलते हैं ग्राफ की ओर। ठीक है, तो चलिए ग्राफ की ओर चल लेते हैं, एक और ग्राफ को देख लिया जाए। चलिए पहले ग्राफ को यहाँ पे आपके सामने दिखाते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस ग्राफ पे नीचे जो है हम टेम्परेचर से, टेम्परेचर को यानी टी से दर्शाए हैं। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है पी से दर्शाए हैं, यानी कि वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब। ठीक है, आपको पता है, हम ये जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है, तापमान, वह वाष्प दाब के समानुपाती होता है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाते हैं तो वाष्प दाब भी घटेगा। तो चूंकि यहाँ मूल बिंदु से इतना दूर है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इतना हाई है, इतना हाई है ना, तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। मतलब इतना अधिक है तो वाष्प दाब भी उतना अधिक होगा, यानी कि अगर इसको T1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? P1। चलिए मतलब यहाँ पे हम क्या लिए हैं, देखिएगा यहाँ पे हम कुछ लिए हैं ए लिए हैं, ए मतलब सॉल्वेंट यानी विलायक लिए हैं। तो यहाँ विलायक को लिए हुए हैं, तो ये विलायक है और विलायक को टेम्परेचर T1 पे गर्म कर रहा है तो उसका वाष्प दाब इतना बढ़ेगा। अगर हम क्या कि टेम्परेचर बढ़ाए, देखिए और बढ़ाइए, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्प दाब उतना ही बढ़ेगा। यहाँ आ गया। फिर
अब हम क्या किए कि कुछ और बढ़ाए, यानी कि TB1 यहाँ पे ला दिया, यानी इसको अब TB1 कर लेते हैं, ठीक, क्वथनांक गुणन। तो ये TB1 हो गया, और मतलब बढ़ा दिए, टेम्परेचर और बढ़ाए, तो कुछ ऐसा समय आएगा कि इस विलायक के लिए जो वाष्प दाब होगा वो गर्म होके पहुंच जाएगा कहाँ तक, 1 ATM तक, यानी कि 1 वायुमंडलीय तक यहाँ पहुंच जाएगा। तो अब इसको कैसे दर्शाएंगे, तो इसको डॉट डॉट करेंगे और मिला देंगे। ओके, ये TB1 हो गया और ये क्या हो गया, 1 ATM। ओके, तो देखिए हमें देखने को क्या मिला कि ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसी विलायक में, बिल्कुल ध्यान समझना है, इस विलायक में हम विलय मिला दे रहे हैं, और जाहिर सी बात है विलायक को A से डिनोट किया जाता है, और जब हम क्या लेंगे, जब हम विलय मिलाएंगे यानी कि B मिलाएंगे, तो जब A में B मिलाएंगे तो सोल्यूशन क्या बनेगा, AB बनेगा, ठीक है, AB बनेगा। और हमें पता है कि किसी विलायक में अगर किसी द्रव में हम क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, तो वह क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब है वो घट जाएगा, वाष्प दाब घटेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि AB हो गया, AB के लिए तो ठीक है, अब AB को मिलाए तो धीरे धीरे होगा, क्या होगा, वाष्प तो होगा लेकिन धीरे होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे था ना पहले, ठीक, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ये कम होते होते अब मतलब चूँकि अब पहले इतना टेम्परेचर था, ठीक है, इतना टेम्परेचर था तो वेपर प्रेशर इतना था, लेकिन अब उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि ये भी वेपराइज होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, टेम्परेचर ज़्यादा लेगा, क्वथनांक ज़्यादा होगा इसका, और वेपराइज धीरे धीरे होगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि ये जो ग्राफ जाएगा इसके नीचे से जाएगा। ओके, इसके नीचे से ग्राफ चला गया तो ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कट रहा है, तो हम इसको भी डॉट करके मिला देंगे, और ये TB1 माने थे ना, इसको क्या मानेंगे, TB2 मान लेंगे, और इन दोनों यानी कि TB1 और TB2 के बीच का जो डिफरेंस होगा उसे हम डेल्टा TB के द्वारा डिनोट करेंगे। क्लियर। और यहाँ पे समझिएगा कि जो 1 ATM के नीचे तक जो टेम्परेचर होगा वो तो लिक्विड के रूप में था, बात को समझना है। 1 ATM से जब नीचे टेम्परेचर था तो यह लिक्विड के रूप में था, और जैसे 1 एटमॉस्फेयर को पार करेगा तो यह उबलेगा और उबल के वाष्प में परिवर्तित होगा, यानी कि गैस के रूप में आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किस चीज़ को दर्शा रहा है, साम्यावस्था को दर्शा रहा है। साम्यावस्था को यानी कि लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड, ठीक है ना, इस चीज़ को ये दर्शा रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको समझाना है कि ये जो डेल्टा TB का मान आया है, डेल्टा TB का मान आया है, तो डेल्टा TB बराबर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, TB2 माइनस TB1 से घटा लेंगे। अगर TB2 माइनस TB1 में से घटा लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा TB प्राप्त हो जाएगा। और आपको बता दें कि A क्या होता है, तो A होता है सॉल्वेंट यानी कि विलायक, AB क्या होता है, तो सॉल्यूशन है, विलयन है। ओके, तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए अब इसको फटाफट से नोट कीजिए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ओके, तो यानी कि तीसरा हिमांक अवनमन जो था मेरा तीसरा, ठीक है, तीसरा क्या था, हिमांक अवनमन था। और हिमांक अवनमन को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है क्या, तो देखिएगा, वह ताप जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। देखिए अब पहले हम क्या कर रहे थे कि वेपराइज कर रहे थे, वाष्प में परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन अभी जो है अभी ठोस में हो रहा है कन्वर्ट। तो वह ताप जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, या वह ताप जब द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। क्या समझे, वह टेम्परेचर, वह ताप जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ठोस के वाष्प दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। चलिए इस चीज़ को आपको ग्राफ के द्वारा समझाते हैं, ठीक है। किसी एक बर्तन में हम क्या लिए हैं, H2 लिए हैं, जल लिए हैं, समझना ध्यान से, जल लिए हैं, और एक और में लिए हैं जल और प्लस NaCl, क्या लिए हैं, जल और NaCl लिए हैं। इसको हम दर्शाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम डिनोट करेंगे TF1 से, ठीक है। किस प्रकार से हम क्वथनांक गुणन को दर्शाते थे, TB1 से ना। ओके, तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम दर्शाएंगे TF1 से। तो इस पात्र में जो हम लिए हुए हैं जल, उसको हम दर्शाएंगे TF1, और इसमें जो H2O प्लस NaCl लिए हुए हैं इसको दर्शाएंगे TF2 से। ओके,
तो अब समझना है कि जब इस द्रव को, जल को हमें क्या करना है, ठंडा करना है, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको ठंडा करते हैं तो ये द्रव ठोस के रूप में बदल जाएगा। किस रूप में? ठोस के रूप में, जम जाएगा, मतलब जम जाएगा। लेकिन अगर इसे ठंडा करते हैं H2 प्लस जल को, तो ये नहीं जमेगा, ये द्रव के ही रूप में रहेगा। तो क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि इसमें क्या मिला रखे हैं, NaCl, अवाष्पशील द्रव मिला रखे हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला रखे हैं, सॉरी, अवाष्पशील पदार्थ। और अवाष्पशील पदार्थ का काम ही होता है कि मतलब बाधा करना। जैसे कि अगर इसको वेपराइज करना होगा तो भी धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, और अगर इसको ठंडा करना होगा तो भी धीरे धीरे ठंडा होगा, इसके अपेक्षा बहुत धीरे होगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि इसे हम गर्म किए तो ये क्या हुआ, बर्फ के रूप में आ गया, कन्वर्ट हो गया, जम गया। जब ठंडा करेंगे तो जमेगा, जाहिर सी बात है। और ये क्या था, द्रव के रूप में था, अब सॉलिड के रूप में हो गया, ठीक है, ठोस के रूप में आ गया। लेकिन ये अभी भी द्रव ही है, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये अभी भी द्रव है, तो इसको हम अगर माइनस में 1 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर इसको हमें चूँकि अब जमा देना है, ठोस के रूप में ला देना है, तो अब देखते हैं कि कितना माइनस में लेके जाते हैं, कितना कम लेके जाते हैं, तब जाके ये जमता है। -2 डिग्री पे लेके जाते हैं, फिर ही नहीं होगा तो फिर भी क्या करेंगे, -3 डिग्री सेल्सियस पे इसको ठंडा करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता है तो -4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे। तब तक इसको ठंडा करेंगे जब तक ये बर्फ़ में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हम क्या देखें, हम ये देखें कि इसे बर्फ़ में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी इसके अपेक्षा ये प्लस में ही था 0 डिग्री सेल्सियस, और ये देखिए माइनस में चला गया, मतलब कितना नीचे गिर गया, ठीक है ना। यानी कि हम क्या समझे, यानी कि हम ये समझे कि हम ये कह सकते हैं कि TF1 इज़ ग्रेटर दैन TF2, कह सकते हैं ना, कि TF1 का जो मान होगा वो अधिक होगा डिग्री सेल्सियस, और इसका डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होगा। तो वही चीज़ लिखे हैं कि TF1 इज़ ग्रेटर दैन TF2, यानी कि TF1 जो होगा वो बड़ा होगा और TF2 क्या होगा, छोटा होगा। तो हम इसको कह सकते हैं फाइनली कि डेल्टा TF बराबर TF1 माइनस TF2, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो अगर डेल्टा TF निकाला होगा तो डेल्टा TF माइनस TF2 कर देंगे। तो अब इसका जो नियम है, अब नियम की तरफ चलते हैं। इसका नियम क्या है, ठीक है। तो इसका नियम, हिमांक में अवनमन उसके मूलल सांद्र के समानुपाती होता है। ये नियम है, याद रखना है इसको, कि हिमांक में अवनमन उसके मूलल सांद्रण के समानुपाती होता है। यानी कि हिमांक में अवनमन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा TF से, ठीक है। तो डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। हिमांक में अवनमन यानी कि TF उसके मूलल सांद्रण यानी कि M के समानुपाती होता है। तो डेल्टा क्या कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ओके। अब देखिए, यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे कांस्टेंट से गुणा करेंगे, तो यही के F से ही कर देते हैं। अब हमें पता है कि इस M का वैल्यू क्या होता है, M का वैल्यू वही होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। तो क्या कर देंगे कि गुणा कर देंगे इस डेल्टा TF में। तो जब K और KF तो होगा ही होगा, KF है तो KF होगा, और M के स्थान पर क्या लिखेंगे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा TF बराबर हमें मिलेगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब चलिए अब इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। चलिए यही ग्राफ है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, जिसको हम T से दर्शाएंगे, और ये हो गया वाई जिसको हम P से दर्शाएंगे, वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ समझिएगा कि हम विलायक लिए हैं A, तो जाहिर सी बात है विलायक को जब ठंडा करेंगे तो गिरेगा और ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको जब ठंडा किए तो आ गया, है ना, ठंडा हो रहा है, यानी कि द्रव के रूप में था, अब सॉलिड के रूप में आ रहा है, ठोस के रूप में आ रहा है। और फाइनल जब यहाँ तक आएगा तो मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ठोस के रूप में आ गई, है ना, ठोस के रूप में आ जाएगा। उसके बाद अगर उसमें चूँकि हम बी मिलाते हैं, विलय मिलाते हैं, जब बी मिलाएंगे तो विलेन बन जाएगा, ए भी बन जाएगा। और जब ठीक है ए भी तो बन गया, लेकिन क्या होगा कि ये भी अब जमेगा, द्रव से ठोस में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ इसमें मिला चुके हैं भी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन पहले देखिए, पहले क्या था, पहले लिक्विड के रूप में था, लेकिन अब क्या हो गया, सॉलिड के रूप में आ गया। उसी प्रकार ये जो है ये भी लिक्विड के रूप में है, लेकिन अब डायरेक्टली फाइनल जब यहाँ पे आ जाएगा, इससे भी आके मतलब टकराएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, और होगा ये कि मतलब ये भी टकराने का मतलब ये होगा कि ये भी आखिर सॉलिड के रूप में आएगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक। तो माइनस में बहुत टेम्परेचर लेना पड़ेगा, बहुत कम टेम्परेचर लेना पड़ेगा माइनस में, तब जाके होगा। तो जब ये वाला आएगा ना, तो इसको हम दर्शा रहे हैं TF1 से, और इसके पॉइंट को दर्शा रहे हैं TF2 से। तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली हमें ये मिलेगा
कि डेल्टा टी एफ हिमांक का अनुमान, तो डेल्टा टी एफ बराबर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ वन माइनस क्या हो जाएगा TF2। तो बस इन चीज़ों का आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है और जब तक ये होते रहेगा हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। और क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।